जय हिंद दोस्तों। आज की सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इनसे पहले आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीका से समझना है और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर को कमेंट करना है। और लास्ट में 30 क्वेश्चंस का जो भी स्कोर हुआ हो कमेंट बॉक्स में स्कोर भी बताना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल इनमें से कौन सा है? अभिकेंद्र बल, प्रतिक्रिया बल, नाभिकीय बल या फिर अपकेंद्र बल। देखिए, आभासी बल अगर देखा जाए तो वो है अपकेंद्रीय बल। क्लियर है? अपकेंद्र बल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बल की परिभाषा मिलती है गति के प्रथम नियम से। देखिए, गति का जो प्रथम नियम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का तृतीय नियम से यानी कि एक्शन रिएक्शन लॉ से, गति का द्वितीय नियम से मास ऑफ कंजर्वेशन संवेग संरक्षण का नियम से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बल का जो परिभाषा मिलता है वो गति के द्वितीय नियम से होता है। ठीक है, गति के द्वितीय नियम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है, सदैव त्वरित होता है, त्वरित हो सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक समान गति वाला पिंड क्या होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरित नहीं होता है। क्लियर है? त्वरित नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? चाल, मंदन, संवेग या फिर त्वरण। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? त्वरण। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? संवेग, मंदन, त्वरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा मंदन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? वेग का, बल का, त्वरण का या फिर चाल का। किसका मान समान होगा? तो देखिए, चाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चाल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वेग के समानुपाती है, समय के वेग के समानुपाती है, तो त्वरण का नियम, ठीक है, त्वरण का नियम है या फिर त्वरण शून्य है। त्वरण यहाँ पे बोल रहा है कि नियत है, त्वरण शून्य है, वेग नियत है, या फिर वेग और त्वरण दोनों परिवर्तित हैं। बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि त्वरण हमेशा फिक्स होता है, त्वरण नियत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसकी उदाहरण है? पिंड की गति जो है वो किसका उदाहरण है? समान वेग समान चाल का, समान वेग परिवर्ती चाल का, समान वेग परिवर्ती वेग का, या फिर इनमें से कोई नहीं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो समान वेग और समान चाल का, समान वेग समान चाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होते हैं। त्वरण, वेग व त्वरण दोनों ही नियत रहते हैं। त्वरण एवं चाल नियत रहती है जबकि वेग परिवर्तित होती है, या फिर त्वरण एवं चाल दोनों ही नियत रहते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक समान वृत्तीय गति में त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्ती होती है। ठीक है, दोनों अनफिक्स होता है, हमेशा परिवर्तन होते रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है?
देखिए इसका कारण कौन सा बल बल के कारण क्रीम अलग होता है दूध को मथने पर? आप केंद्र बल, गुरुत्वीय बल, घर्षण बल या अभिकेंद्र बल? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्र बल यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, जिसके कारण दूध से क्रीम अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है? कौन सी जड़त्व की माप है? वेग, द्रव्यमान, भार या फिर त्वरण? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट वन देखिएगा कि जड़त्व का गुण किसी भी वस्तु में नहीं होता, किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है या केवल गतिशील वस्तु में होता है। जड़त्व का गुण किस पर लागू होता है बताइएगा। देखिए जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। ये जड़त्व का गुण क्या होता है इसको पहले समझिएगा। कि किसी भी वस्तु को अगर गतिशील अवस्था में किया जाए तो वो हमेशा गतिशील ही रहेगा। वो तभी रुकेगा जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता हो। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि जो वस्तु जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना पसंद करता है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो अपनी अवस्था को, वह अपनी डायरेक्शन को, वह अपने शेप साइज को चेंज कर रहा है। ठीक है, जड़त्व का नियम के कारण ही गाड़ी पर बैठे कोई यात्री अचानक से गाड़ी चलने पर यात्री पीछे की ओर धक्का लगता है, या फिर अचानक से गाड़ी ब्रेक होने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, या फिर जड़त्व के नियम के कारण ही डाली को हिलाते हैं तो आम या पत्ता टूटता है। जड़त्व के नियम के कारण ही गद्दे पर कोई लाठी चलाता है तो गद्दे से धूल, डस्ट जो है वो ऊपर की ओर उड़ता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जड़त्व के कारण होता है, जो कि प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देता है संवेग की, ऊर्जा की, कार्य की या फिर जड़त्व की? बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। न्यूटन का प्रथम नियम जो होता है वो जड़त्व पर होता है, तो जड़त्व की इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग क्या होता है? आधा होता है, 2 गुना, 4 गुना या फिर 1/4? तो आधा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आधा। नेक्स्ट वन देखिएगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन लॉ, ये आपका न्यूटन का तृतीय नियम है। ठीक है, देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो आपका जड़त्व का नियम होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का दूसरा जो नियम है वो आपका मास ऑफ कंजर्वेशन है ना, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। और तृतीय नियम जो है वो एक्शन रिएक्शन लॉ है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। देखिए न्यूटन का तृतीय नियम का कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे कि अगर AK-47 या फिर राइफल वगैरह जब चलाया जाता है तो बुलेट जब आगे की ओर बढ़ती है तो उस कंडीशन में ये आपका राइफल वगैरह भी पीछे की ओर जर्क मारता है, तो ये एक्शन रिएक्शन लो। ठीक है, या फिर नाव से कोई व्यक्ति उतरता है तो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ने पर नाव भी थोड़ा सा पीछे की ओर धक्का लग जाता है, तो ये भी आपका एक्शन रिएक्शन लॉ के कारण ही होता है। ठीक है, जो कि न्यूटन के तृतीय नियम को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी? तो आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने, फ्राडे ने या फिर गैलीलियो ने? तो देखिए इसका तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने। ठीक है, देखिए गुरुत्वाकर्षण के लिए दो इक्वेशन को हम लोग ज़्यादा मान्यता देंगे। सबसे पहला है एफ जो है समानुपाती m1 × m2। ठीक है, और एफ जो है समानुपाती, ठीक है ना, डायरेक्शन के अपोजिट का समानुपाती है। मतलब किस दो वस्तु के बीच की दूरी के, ठीक है ना, अपोजिट, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, कि फोर्स जो होता है, बल जो है प्रथम मास, मतलब कि पहला वस्तु का जो भार है और दूसरे वस्तु का भार के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा में लिखे
उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, इन दोनों को एक इक्वेशन 1 मानेंगे, एक इक्वेशन 2 मानेंगे, और दोनों इक्वेशन को अगर मर्ज करेंगे तो आएगा एफ जो है वो समानुपाती का सिंबल m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर, और इसको अगर हटाएंगे तो कंप्लीटली बनेगा क्या, कंप्लीटली बनेगा एफ इक्वल टू एक नियतांक होगा, फिर आएगा m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। जी का मान होता है 6.67, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर करके होता है 23, और इधर हुआ आपका m1 मतलब प्रथम वस्तु का कोई भार होगा, m2 दूसरा वस्तु का कोई भार होगा, और r हो गया उनके बीच की दूरी, उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इतना सॉल्व कीजिएगा तो फिर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स निकल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो किन्होंने ये दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल कौन सा है? इनमें से सबसे वीक फोर्स कौन सा है? चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल, या फिर स्थिर विद्युत बल? तो देखिए, गुरुत्वीय बल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सबसे दुर्बल बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण का बल है। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन बल, प्रणोद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्वीय बल। पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहेंगे। ठीक है, देखिए, पृथ्वी जो है हर एक पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, और वायुमंडल से ऊपर बाहर नहीं जाने देता है। इसी फोर्स को कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो कि गुरुत्वीय बल होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है केवल आकाशीय पिंडों के लिए, केवल अनावेशित कणों के लिए, केवल ग्रहों के लिए, या सभी पिंडों के लिए? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है सभी पिंडों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सभी पिंडों के लिए। अगला क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर, या न्यूटन पर मीटर? तो देखिए, न्यूटन पर मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पृष्ठ तनाव की इकाई है न्यूटन पर मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है? घनत्व, गुरुत्वाकर्षण, आयतन, या फिर बल? बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी पर। उत्प्लावन बल किनको कहा जाता है? ये मान लीजिए पानी का सरफेस है, ठीक है, अगर हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की ओर जब धक्का देते हैं, प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो नीचे से भी एक बल लगता है, इसके अपोजिट, इनको कहा जाता है उत्प्लावन बल। इन्हीं बल के कारण जो नाव है या फिर जो शिप है, बड़े बड़े जो जल जहाज है, वो डूबता नहीं है उत्प्लावन बल के कारण। और वो किन पे डिपेंड करता है? डेंसिटी पर, घनत्व पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता कम होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी या घटेगी, दोनों, या अपरिवर्तनीय रहेगी, मतलब कि फिक्स रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए कम होगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व तो उतना ही होता है जितना कि पानी का, या फिर बर्फ ठोस होती है तथा पानी तरल, बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है, या बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत अधिक होता है? बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का घनत्व तो पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का गुरुत्व त्वरण निर्भर करता है आकार पर, आकार पर,
उनके साइज पर, द्रव्यमान पर, रेडियस यानी त्रिज्या पर, या फिर ये सभी। देखिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, किन पर अधिकतम होती है? ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या फिर भूपृष्ठ पर। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता किन पर अधिक होती है? तो देखिए विषुवत रेखा पर सबसे ज्यादा होता है और ध्रुव पर सबसे कम होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है सतह पर, ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, या गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अगर देखा जाए तो ध्रुवों पर अधिक होती है। क्लियर है, ध्रुवों पर अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होगा, गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होगा अक्षांशों पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी की सतह पर, या पृथ्वी के केंद्र पर। तो पृथ्वी के केंद्र पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होना चाहिए पृथ्वी के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्व त्वरण का मान घटता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, घटता है। कैपिटल जी का मान निर्भर करता है, किन पर निर्भर करता है कैपिटल जी का मान? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा स्मॉल जी का मान कितना होता है। चलिए इसका ऑप्शन देखिए कि समीप रखे अन्य पिंड के द्रव्यमान पर, नेक्स्ट है पिंडों के द्रव्यमानों पर, पिंडों के माध्य की दूरी पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? कैपिटल जी का मान निर्भर करता है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर है, क्योंकि ये एक प्रकार का नियतांक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का कार्य हो सकता है धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, या ये सभी। किसी वस्तु का कार्य क्या हो सकता है? तो देखिए ये सभी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। क्योंकि देखिए कार्य तभी संभव है जब वो वस्तु डिस्प्लेसमेंट किया जाता है, यानी कि अगर उसमें फोर्स लग रहा है और वो वस्तु अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो वर्क किया। ठीक है, और एफ बराबर क्या होता है? मास इनटू एक्सलेशन। ठीक है, अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो उस कंडीशन में फोर्स बराबर क्या होता है? mgh। ठीक है, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला है। इतना सारा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।